अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, जैसा कि आप सबको बखूबी ये पता होगा कि ज़ेर नज़र जो हमारा मज़मून है वो है डॉक्टर हबीबुल्लाह हामिदी कश्मीरी। इनकी सवाने हयात व अदबी खिदमत आपने समात किए होंगे और वीडियो भी आपने देखा होगा। और आज हमें इनकी गज़ल नंबर 1 पढ़नी है। गज़ल नंबर 1 जहाँ इसका ताल्लुक़ है तो वो कुछ इस तरह से है। गज़ल नंबर 1 इनकी, लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले। पहले आप सारी गज़ल समात करें, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे और देखेंगे कि शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है इस पूरी गज़ल में। तो क्या कहते हैं शायर? लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले, हिसारे गर्द में राहे नजात हो तो चले। दूसरा शेर, लबों के साए में जलते हैं दश्त करबो वला, किसी की आंख में अक्से फुरात हो तो चले। सरों पे जलते हैं दश्त आफताब ज़ेरे कदम, कुछ अपने होश में आ जाएं रात हो तो चले। फिर उसके बाद जो शेर है, निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँपती सड़कें, निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँपती सड़कें, कहीं यहाँ से बस एक आध बात हो तो चले। हवा उड़ाती है पल में यहाँ गुबारे वजूद, हवा उड़ाती है पल में यहाँ गुबारे वजूद, किसी के पाए सफ़र में सबात हो तो चले। अब पूरी गज़ल की जो तशरीह है वो आप समात करें और समझने की कोशिश करें कि शायर ने क्या कुछ बयान किया है इस पूरी गज़ल में। तो जहाँ तक पहले शायर का ताल्लुक़ है वो कुछ इस तरह से है और इसका मफ़हूम तशरीह जो है वो तफसीर जो है वो हम कुछ इन अल्फाज में पेश करेंगे आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ जाएगा। तो क्या लिखा है शायर ने? लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले, हिसारे गर्द में राहे नजात हो तो चले। तो शायर क्या फरमाते हैं कि हालात के गर्दो गुबार के माहौल में मैं फंस के रह गया हूँ। शायर फरमाते हैं कि मेरे दाएं बाएं जो माहौल है और जो हालात है, जो वाक़ात रोज़ बरोज़ यहाँ पैदा हो रहे हैं, मैं इन हालातों में जकड़ के रह गया हूँ, फंस के रह गया हूँ और चारों तरफ मुझे दीवारें दीवार नज़रें आ रही हैं। मैं हिसारे गर्द में जो है मैं मुक़य्यद हो गया हूँ, मैं कैद हो गया हूँ। यानी कि जो हालात है, जो वाक़ात है, जो सियासी समाजी तौर पर जो हालात यहाँ पे रोनुमा हो रहे हैं दिन ब दिन, मैं उनमें उलझ के रह गया हूँ, फंस के रह गया हूँ और मुझे कोई सूरत भी नजर नहीं आती है कि मैं इन दरो दीवार से आगे बढ़ूं। क्यों नजर नहीं आती है? शायर फरमाते हैं क्योंकि मुझे इन चार दीवारियों के अगर मैं कैद हूं, इस हिसारे गर्द में मैं कैद हूं, मगर मुझे कोई राहे नजात की कोई सूरत नजर नहीं आती है, मुझे कोई दरवाजा नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ताकि मैं आगे बढ़ूं, अपने कदम बढ़ाऊं। शायर फरमाते हैं लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले। शायर फरमाते हैं कि बाहर से हवा भी नहीं आ रही है जो मेरे लबों को छू सके, यानी कि कोई उम्मीद की किरण भी मेरे यहां तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे दाएं बाएं क्या है? दीवारें हैं, दीवारें खड़ी हैं और अंदर क्या है? अंदर हवा भी नहीं आ रही है। अगर हवा आती, यानी कि उम्मीद की किरण मुझे कोई मिल जाती, कोई दरवाजा ही मुझे दिखाई देता, तो मैं वहां से पेश कदमी करने की कोशिश करता। लबों को छू ले हवा, लबों को छू, यानी कि अगर हवा आए और मेरे लबों को छू जाए तो कोई बात हो तो चले, तो फिर मैं पेश कदमी करने की कोशिश करूं, आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मगर वो सूरत हाल शायर को नजर नहीं आ रही है, न वो उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है कि हवा आएगी इस चार दीवारी के अंदर और मेरे लबों को छुएगी, यानी कि मतलब वो उम्मीद की किरण मुझे नजर आएगी और दरवाजा मुझे नजर आएगा और मैं पेश कदमी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। हिसारे गर्द में, यानी कि चार दीवारी जो है, मैं इनके बीचों बीच खड़ा हूं और मुझे कोई राह नजात पाने की कोई रास्ता जो है ना वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाता हो तो चले, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, आगे बढ़ता मैं। तो मतलब ये हुआ कि शायर के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत खतरनाक है, वो मुश्किल है, कठिन है, जहां शायर कहता है कि इन हालात में चलना क्या है? मुश्किल है। कोई उम्मीद की किरण मुझे नजर नहीं आ रही कि मैं अपनी जिंदगी की मैं अपने कदम आगे
बढ़ा सकूं। तो दूसरा शेर समाप्त करें हम। लबों के साए में जलते हैं, लबों के साए में जलते हैं दश्त कर्ब व बला, किसी की आंख में अक्से फुरात हो तो चले। अब शायर ने इस शायर में किन ख्यालात का इजहार किया है, तो शायर की बेकसी, मजबूरी, लाचारी का पता चलता है इस शायर में। और शायर का कहने का मतलब ये है कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है, जिस ज़माने में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर जीना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शायर फरमाते हैं कि लबों के साए में जलते हैं, यानी कि मेरे लबों के साए में, मेरे लबों के नीचे जो माहौल है, जो हालात है, वो किसके जैसा है? वो दश्त, यानी कि वो सहरा के मानंद है। कौन सा सहरा? वो जो करबला का जो माहौल है वो यहाँ पे पैदा हो रहा है। यानी कि मेरे लब जो है वो प्यासे हैं, थरथरा रहे हैं, और मजबूरी, लाचारी की वजह से मैं अपने लबों को हिला भी नहीं सकता, किसी को पानी भी मांग नहीं सकता, यानी कि मदद भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ऐसा माहौल है जहां पर होंठों का हिलाना भी क्या है? मुश्किल है। वैसा ही माहौल है जिस तरह की करबला के मैदान में माहौल था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि करबला के मैदान में शहदाए करबला को पानी तक भी उनको नहीं पिलाया गया, वरना कि वहां इराक में जो है वो दरियाए फुरात वहां से बह रहा था, तो 2 बूंद भी उनको पिलाए नहीं गए। तो शायर फरमाते हैं कि करबला का जैसा माहौल जो है वो मेरे इन लबों से जाहिर हो जाता है, यानी कि मैं बेबस हूं, लाचार हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, मगर मैं क्या करूं? किसी की आंख में अक्से फुरात हो तो चले। अब इस माहौल में, अब इन हालात में, इस तंगदस्ती में, लाचारी में, मुफलिसी में, गरीबी में, अगर मुझे अब इन हालात में जहां पर मेरे होंठ जो है वो जल रहे हैं, वो तिपिश है, वो तिश्नगी है, अब इन हालात में किसी की आंखों में मुझे फुरात का अक्स अगर दिखाई दे तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अक्से फुरात से मतलब यहां पे क्या है? फुरात बेटा एक दरिया है, कहां पे? इराक में है, ठीक है। शायर फरमाते हैं यहां पे, इसके कहने का मकसद यह है कि अगर मुझे किसी के यहां कोई उम्मीद की किरण मुझे दिखाई देती है, कि अगर मुझे लगे कि कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो मैं अपनी जिंदगी को यह समझूंगा कि मेरी जिंदगी अब आगे भी बढ़ सकती है, वरना मुझे कोई अक्से फराद भी नजर नहीं आता। अगर आ जाता हो तो चले, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो शायर कहने का मतलब यही है कि अगर मुझे कोई उम्मीद की किरण किसी आंखों में नजर आ जाएगी तो मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकता हूं, आगे पेशकदमी कर सकता हूं। फिर शायर फरमाते हैं, सरों पे जलते हैं दश्त आफताब ज़ेरे कदम, कुछ अपने होश में आ जाएं रात हो तो चले। आप सबको ये पता ही होगा, जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में इंसान का जीना थोड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि गर्मी से इंसान पसीना पसीना हो जाता है, तड़ाके की धूप होती है, चिलचिलाती धूप होती है, इतने में एक आम आदमी का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो भी अगर अब सहरा हो, रेगिस्तान हो, वहां पर कितना चलना मुश्किल हो जाता है, वो नामुमकिन सी बात होती है। तो शायद यहां पर कहते हैं कि वैसा ही माहौल में पा रहा हूं, मैं वैसे ही माहौल में जी रहा हूं कि चल रहा हूं तो लगता है कि आफताब के ऊपर से मैं चल रहा हूं। इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत है, इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी उलझने हैं जिन्हें मैं फंस के रह गया हूं, और लगता है मेरे सर के ऊपर क्या है? दश्त है, सहरा है, या सहरा की मानंद जो मैं अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहा हूं। यानी कि मुझे लग रहा है मेरे सर पर क्या है? दश्त है, सहरा है, रेगिस्तान की जो वो तपिश वगैरह है वो मेरे ऊपर है, और आफताब जो है वो मेरे कहां है? ज़ेरे कदम है। मतलब क्या हुआ? शायर के कहने का मतलब कि हर तरफ मुसीबत है, परेशानी है, मैं फंस के रह गया हूं, मैं तड़प रहा हूं, जिधर भी देखता हूं परेशानियां ही परेशानियां हैं, ऊपर भी परेशानी, नीचे भी परेशानी। फिर क्या कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से, सहरा की शिद्दत की तपिश की वजह से तो मैं अपने होश हवासात जो है ना वो खो बैठा हूं। अगर मैं अपने होश में आ जाऊं, रात हो तो चली, यानी कि रात के आते ही जो ये ठंडक पड़ जाती है, रात के आते ही जो गर्मी की शिद्दत वगैरह जो होती है उसमें कमी आ जाती है। शायर फरमाते हैं कुछ अपने होश में आ जाएं, यानी कि मैं उस वक्त अपने होश में आ जाऊंगा जबकि क्या आ जाएगी? रात आ जाएगी। क्यों? रात की वजह से क्या हो जाएगा? जो गर्मी की शिद्दत वगैरह जो है, आफताब जो गर्मी दे रहा होता है दिन में, जो आम आदमी को बहुत या खास आदमी को क्या करती है? परेशान करती है। शायर फरमाते हैं इस पे मुझे क्या कमी उस वक्त आ जाएगी जब रात आ जाएगी, फिर मुझे होश आ जाएगा और मैं तब अपनी पेशकदमी करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शायर क्या फरमाते हैं?
نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، شاعر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے، جو آج کا زمانہ ہے جو ہے، وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا بڑھ رہا ہے؟ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، وہ جدید زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے کہ جہاں پر رکنے کا نام کیا ہے؟ وہ موت ہے، یعنی کہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ہم کسی جگہ رک نہیں سکتے کیونکہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور یہ جو زمانہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے تیز رفتاری کی وجہ سے۔ شاعر فرماتے ہیں اسی طرح جو یہ تعاقب کرتی ہوئی سڑکیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہانپتی سڑکیں جو ہے یہ بڑی تیز رفتاری سے گزر رہی ہیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اب اس تیز رفتار والی زندگی میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی کے ساتھ ہم کلام بھی ہونا ہے، بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور کسی جگہ رکنا نہیں ہے۔ پھر آخری والا شعر جو ہے وہ آپ سماعت کریں۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبارے وجود، کسی کی پائے سفر میں ثبات ہو تو چلے۔ تو شاعر نے اس آخری والے شعر میں اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے اس میں ثبات نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی ایگزسٹنس پھر نہیں رہی۔ ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک شے جو ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرند پرند ہو، نباتات ہو، جن ہو، ہر ایک شے جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ دنیا بھی جو ہے یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ شاعر اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہوا اڑاتی ہے پل میں، یہاں کی ہر ایک آن میں، ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ میں، ہر ایک گھنٹے کے بعد ہر ایک منٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ موت آتی رہتی ہے، جو انسان کا وجود ہی یہاں اس دنیا سے صفحے ہستی سے کیا ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ یہاں پر کسی انسان کو رہنا نہیں ہے، کیونکہ ہوا آتی ہے اور انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، مطلب کہ موت آ جاتی ہے اور انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کسی کی پائے سفر میں ثبات ہو تو چلے، یعنی کہ ہے کوئی اس دنیا میں وہ شخص جو کہے کہ میرے قدموں میں ثبات ہے، پائیداری ہے، کہ مجھے ہمیشہ ابداً ابدا اس دنیا میں رہنا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے ایسا شخص جو کہے کہ مجھے ثبات ہے، کہ میں یہاں پہ ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہی ہے اس میں کہ یہ دنیا جو یہ ختم ہونے والی ہے، اور انسانوں کو بھی ختم ہونا ہے، اور اس دنیا میں کسی کی پائیداری نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الدنیا متاع قلیل، یہ دنیا جو ہے یہ قلیل ہے اور ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے۔ تو پیارے طلبہ، یہ پوری غزل جو ہے یہ آپ نے سماعت کی، جس کے مصنف تھے، جس کے شاعر تھے حامدی کشمیری، ان کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ آپ نے سماعت کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو شاعر نے اس پوری غزل میں جو ہے وہ دکھ، مصیبت، الجھنیں، جو تکالیف ہے، رنجش ہے، مصائب و آلام ہے، اور جو سماج سے اس کو جو تکالیف وغیرہ ملتی ہے ان کا ذکر کیا ہے، ان کا اظہار خیال کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔